नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ द आउटलुक क्लासेस में। हम एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय में हम कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी ग्रामर का। आज संज्ञा के अंतर्गत आपको कारक चैप्टर पढ़ना है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होने वाला है। मुझे लग रहा है कि 2 पार्ट में जाएगा, लगभग 40-40 मिनट के आसपास में। तो इसका पहला पार्ट ये है आज। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, कारक आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से जिसमें हिंदी पूछी जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल से आप कारक के बारे में आसानी से जान सकते हो कि हाँ, कुछ विभक्ति चिन्ह होती हैं जिनके आधार पर बच्चे टिक करके चले आते हैं कि कर्ता ने कर्म को, मतलब इन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर ने को से के द्वारा का की के लिए, इन्हीं के द्वारा आप टिक करके आते हैं क्वेश्चंस को गैस करके। हर जगह आप गेस करोगे और सही जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जो इन विभक्त चिन्हों से या परसर्ग जो होते हैं इनसे हट करके आती हैं। जैसे मैं कहूं, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बताइए इसमें कौन सा कारक है, फिर आप वहां गलत कर देंगे। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उससे कुछ हट करके आपको जानना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आज का ये कारक चैप्टर जो मैं बताने जा रहा हूं आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कारक चिन्ह से। देखिए, जो एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर ले और ठीक। तो बात आती है पहले कारक कि कारक, पहला ही वर्ड गलत लिख दिया। कारक, कारक होते क्या है? ठीक, सबसे पहली बात, कोई एक एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, पिछले 1 साल 1.5 साल में, जिसमें डायरेक्टली ये परिभाषा पूछी गई थी कि कारक होते क्या है। तो परिभाषाओं से भी आज प्रश्न बन रहे हैं, उनके वर्गीकरण पर भी प्रश्न बन रहे हैं। तो कोई भी चीज छोड़ के चलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो परिभाषा में लिखे दे रहा हूं, कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वाक्य में आए शब्दों का, वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ संबंध बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द कारक। संबंध बताने वाले शब्द कारक ना लिख करके यहां पर आप एक चीज और लिख लीजिए, खासकर, खासकर क्रिया से, क्रिया से संबंध संबंध बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, इसकी वजह से राइटिंग बहुत बेहतर नहीं बन रही है, लेकिन इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी लिखी हुई बातें ज्यादा बेहतर समझ में आए। मैं ज्यादा बेहतर या बहुत सुंदर लिखने की अगर कोशिश करूंगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने लिखा है वो आपको बेहतर समझ में आ रहा है। परिभाषा ये है कुछ ऐसी कि वाक्य में आए शब्दों का, एक सेंटेंस जो बनता है उसमें कई सारे शब्द होते हैं। संज्ञा आएगी, या कह सकते हो कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। ठीक, ये सारी चीजें आती हैं उसमें। तो उनका एक दूसरे के साथ संबंध कैसे निर्धारित किया जाएगा या कैसे स्थापित किया जाएगा वो काम कारक करते हैं। इन्हीं कारक चिन्हों के माध्यम से जो वाक्य के कई सारे शब्द होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं।
जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें आपका ये वाला आंसर सही था, खासकर जो क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द, मतलब क्रिया से वाक्य में आए शब्दों का संबंध क्या होता है ये कारक निर्धारित करेगा या कारक बताएगा। ठीक, अब बात आती है कुछ और पॉइंट्स की। तो ये परिभाषा थी, इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना रहे हैं, जो भी आप जैसा कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि मेरी द्वारा बताई गई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको अभी भरोसा नहीं है और आप एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद मेरी बात का भरोसा करें तो हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए। मेरी बात आप एक एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अगर उसको नोट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। मैं आपसे एग्जाम के बाद मिलूंगा और एक एक चीज मैं प्रूव दूंगा आपको कि मेरी द्वारा बताई गई बातें आपके एग्जाम में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक, तो चलिए, ये हो गई परिभाषा। अभी देखते हैं कि और भी कुछ शब्द हैं जो कारक से रिलेटेड हैं। तो एक शब्द आता है विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। क्या होता है विभक्ति चिन्ह? या इन्हीं को हम कारक चिन्ह भी बोलते हैं, कारक चिन्ह, या इन्हीं को परसर्ग बोला जाता है। ये होते क्या है एक्चुअली? तो इनकी परिभाषा अगर लिखेंगे तो ये होते हैं शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जुड़ने वाले, शब्दों के अंत में जुड़ने वाले चिन्ह। ये क्या कहलाएंगे? विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। ठीक, अब आती है बात कारकों के भेद। इनके क्या भेद की बात करें तो इनके भेद क्या हो जाएंगे? कारक के भेद। तो भेद होते हैं इनके 8। कितने होंगे? 8। अब नेक्स्ट टेबल में एक बनाऊंगा, वहां पर हर एक कारक और उसका विभक्ति चिन्ह या जो परसर्ग होता है वो लिखेंगे। ठीक, तो कारकों की संख्या हिंदी में होती है 8। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कारक, कौन सा कारक है और उसका विभक्ति चिन्ह क्या है। कारक और उसका विभक्ति चिन्ह, या आप कह सकते हो परसर्ग क्या है, वो आप यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। दूसरा हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को। तीसरा कारक होता है करण कारक। और करण करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा। चौथा जो कारक होता है वो होता है संप्रदान। इसको आप सीक्वेंस में याद करेंगे सभी को। संप्रदान कारक होता है, उसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए, को तथा के लिए। ये होते हैं संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह। पांचवा होता है अपादान। पांचवा कारक चिन्ह है अपादान और उसका विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन किस अर्थ में? अलगाव में। अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग अपादान कारक। छठा कारक जो होता है वो होता है संबंध कारक। संबंध कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के। रा, री, रे, ना, नी, ने। ये सब इसके चिन्ह होता है। सातवां होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और इनके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो हैं में, पर। आठवां जो है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक और इनका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, सुनिए, या किसी को बुलाने के सेंस में जो भी यूज किया जाए, ये सारे हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, हो सकता है आप इतने दिन से ये सारी चीज पढ़ते चले आ रहे हो लेकिन इसमें कुछ अलग चीजें भी हैं जो सारे बच्चे नहीं जानते। होता क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक का को है, ये आप जानते हैं। नोट करने वाली पॉइंट है कहां पर, वो चीज देखिए।
एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कर्म कारक वाला। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ कर्म कारक में भी को लगा हुआ है और संप्रदान कारक में भी को लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों में अंतर क्या होगा ये आप जाने, जरूरी है आपके जानने के लिए। कैसे पहचानेंगे ये मैं आगे बताता हूँ। यहाँ करण कारक और संप्रदान का अपादान कारक में दोनों में से विभक्ति चिन्ह लगी हुई, इसमें इतना ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आसानी से हो जाता है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, इसमें संबंध कारक में जो लिखा हुआ है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इनका आप सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं? का, की, के तो आप समझ सकते हैं, जैसे राहुल का, राधा की, बच्चों के, ये सब लगे हुए। रा, री, रे, ना, नी, ने ये कहाँ पे लगता है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। किताबों में लिखा हुआ देखा होगा, नहीं समझ में आता होगा, या टीचर से पूछ नहीं पाए, या जो कुछ भी रीजन रहा हो ना जानने का। तो ये जो रा, री, रे और नानी ने लिखा हुआ है, ये आप जैसे पढ़ते हो प्रत्यय शब्दों के अंत में जो लगते हैं, ये वही लिखे हुए हैं। डायरेक्टली ना लिख करके इन शब्दों को बाद में एक भाग को लिख दिया गया है। जैसे का, की, के का डायरेक्टली मतलब का, की, के तो है ही, इसके साथ ही उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, ये भी हो जाएगा। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये रा, री, रे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। नानी ने अपना, अपनी, अपने, ये सब हो जाएगा। ठीक, तो ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इनका डिटेल थोड़ा बड़ा होता है। उसका, उसकी, उसके, काकी के, ये तो है ही है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके, ये सारी चीजें इसी संबंध कारक में आती हैं। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अधिकरण और संबोधन, इसमें कोई स्पेशल अलग से बताने वाला नहीं है, ये जब टॉपिक आता है इसी में सीक्वेंस में, तब मैं बताऊंगा आपको। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्म कारक वाला को है और संप्रदान कारक वाला को है, इसमें हम अंतर कैसे करेंगे, क्या अंतर है इन दोनों में, कैसे पता करेंगे, ठीक, इसको समझना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए सबसे पहले कर्ता कारक शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला जो पॉइंट है आपका वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, ठीक, सबसे पहले ध्यान देना, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है ने, ये दो रूप में समझिए इसको आप। कभी प्रयोग करते हैं, कभी प्रयोग होगा, और कभी नहीं होता, कभी प्रयोग नहीं होता। कुल मिला के ये 100% नहीं है कि हर एक कर्ता कारक वाले शब्द के पीछे ने विभक्ति चिन्ह आपको लगा मिल जाए। ठीक, अब आती है बात कि कर्ता कारक है क्या, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कर्ता कारक की? तो वो परिभाषा होगी ऐसे शब्द, या कह सकते हो संज्ञा का वह रूप जिससे कार्य करने वाले का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कर्ता कारक कहलाता है। ठीक, तो इसमें मैं लिखता हूं संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिससे कार्य करने वाले का बोध हो, कार्य करने वाले का बोध होता है, वो क्या कहलाएगा? वो कर्ता कारक कहलाएगा। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में एकदम लिख रहा हूं। परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कार्य करने वाले का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। पहचान क्या करेंगे इसकी? पहचान क्या है? तो पहचान आप रखिए कि जो वाक्य में आएगी क्रिया, उस क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह कर्ता होगा वाक्य का। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया के साथ कौन लगाइए और प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्ता होगा। पहचानेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को ये ना समझ में आए कि वाक्य में क्रिया कैसे पहचाने। तो वाक्य में क्रिया पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है, सेंटेंस पढ़ो और देखो उसमें काम क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है वही क्रिया है। ठीक, एग्जाम्पल पे आता है।
अब दोनों एग्जाम्पल चेक करेंगे और ये जो मैंने पहचान बताई उसको भी चेक करेंगे, और ये जो बताया मैंने कि कभी कभी ने का प्रयोग होता है और कभी नहीं होता उसको भी देखते हैं। ने का प्रयोग कैसे होगा उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे महेश ने चलो यार महेश ने खाना खाया। ठीक, महेश ने खाना खाया। तो यहां पर देखिए क्रिया कौन सी है, खाना खाया। ठीक, कौन खाया, महेश। तो जो महेश उत्तर मिल रहा है वो क्या होगा, वाक्य का कर्ता हो जाएगा। यहां पर देखिए ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, यहां पर ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, महेश के बाद लगा हुआ है, यानी कि महेश में कर्ता कारक हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे यही सेंटेंस मैं थोड़ा टेंस चेंज कर दूं, काल चेंज करके लिख दूं, महेश खाना खा रहा था। महेश खाना खा रहा था। अब देखिए, अगर यही चीज मैं आपको बोलूं महेश ने खाना खा रहा था, तो आपको सुनने में ही गलत लगेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए इस वाले सेंटेंस में ने लगा हुआ है और इस वाले में ने नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक के साथ हमेशा ने विभक्ति चिन्ह आएगा ही, इसको आप याद रखेंगे। अब बात आती है ये चेक करना, किसने खाना खा, कौन खाना खा रहा था, महेश। तो महेश, तेरी बिगड़ गया। तो महेश इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा वाक्य का। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक और बात, कब ने लगेगा और कब ने नहीं लगेगा इस पर आते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे नियम आप रटो बैठ के। अगर आपके सामने वो बात बोली जाएगी तो आपको खुद सुनने में गलत लग जाएगी, आप आसानी से पता कर लोगे कि इस सेंटेंस में ने सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक, जैसे एक एक नियम है, अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों को छोड़कर शेष जो भूतकाल के वाक्य हैं उसमें सकर्मक क्रिया के साथ ने लगता है। तो इतना लंबा आप याद करो, इतने सारे रूल्स याद करो, मैं नहीं चाहता आपके लिए बोझ बने ये। आप आसानी से वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा राम ने खाना खा रहा था, आपको सुनने में ही गलत लगेगा कि ने तो यहां लगना नहीं है, वो गलत है। कैसे, ये चीज देखिए, आपके बिना जानकारी के आपके दिमाग में कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप रोज उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जिससे अगर अलग आप हटते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाता है ये तो नॉर्मली ऐसा नहीं है। जैसे रमेश ने खाना खा रहा था, ये सुनने में ही आपको गलत लग रहा होगा, हालांकि ने विभक्ति चिन्ह ही होगा, कर्ता कारक ही होगा, लेकिन ने नहीं लगेगा। रमेश खाना खा रहा था या महेश खाना खा रहा था। तो ये हो गया आपका कर्ता कारक। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कर्म कारक क्या होता है। हेडिंग डाले दे रहे हैं, कर्म कारक। कर्म कारक, इसके अगर विभक्ति चिन्ह की बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, और इसका भी प्रयोग हम कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो इसकी परिभाषा एक बारी देख लें, परिभाषा क्या है, उसके बाद हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीजें सही चल रही हैं या नहीं। हाँ चल रही। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, कर्म कारक की, इसमें है क्रिया का क्रिया का व्यापार या फल, या आप कह सकते हो प्रभाव, प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है, कर्म होता है। ठीक, ये चीज हो गई परिभाषा। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, पहचान कैसे करेंगे कर्म की। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं पहचान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा,
क्योंकि जब आप सकर्मक और अकर्मक वाक्य पढ़ेंगे, वाच्य जब आप पढ़ते हैं, वहां ये जरूर बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है। पहचान कैसे करेंगे कि कोई वाक्य कौन सा शब्द कर्म है या कौन सा शब्द कर्म नहीं है? तो सबसे पहले आप वाक्य में आई क्रिया को पकड़ेंगे। क्रिया को मैंने आपको बताया कि क्रिया आसानी से पता की जा सकती है, वाक्य में जो काम हो रहा है वही क्या है? क्रिया है। अब क्रिया के साथ दो प्रकार से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा क्या, और दूसरा प्रश्न होगा किसे, या कह सकते हो किसको। किसे या किसको। ठीक, इन शब्दों को लगाकर प्रश्न करेंगे आप। जो उत्तर मिलेगा वो होगा, अगर क्या से, दोनों से तो उत्तर मिलेंगे, अगर मिल रहे हैं तो दोनों कर्म ही हैं, लेकिन कर्म के कुछ भेद होते हैं, वो भी लगे हाथ देख लेते हैं। अगर क्या से उत्तर मिल रहा है तो वो है प्रत्यक्ष कर्म। क्या है? प्रत्यक्ष कर्म। और इसे हम प्रधान कर्म भी बोलते हैं, प्रधान कर्म। और ध्यान रखना, ये निर्जीव होता है। क्या होगा? निर्जीव होता है। अगर उत्तर आपका सजीव आ गया, इसका मतलब आप कहीं गलत कर रहे हो, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या से उत्तर मिलेगा वो निर्जीव होना चाहिए। ठीक। दूसरा, किसे या किसको से जब हम उत्तर करेंगे तो जो मिलेगा वो होगा अप्रत्यक्ष कर्म। क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर्म, या उसे हम अप्रधान कर्म बोलते हैं, अप्रधान कर्म। और ध्यान रखना, ये जो होता है ये सजीव होता है। क्या होगा? सजीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक। एग्जाम्पल, सुरेश ने सुरेश ने महेश को पीटा। महेश को पीटा। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? वाक्य में क्रिया ढूंढो। ठीक, वाक्य में क्रिया कौन सी है? पीटा। पीटना क्रिया है। क्या पीटा? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसे पीटा? महेश को। तो महेश क्या हो जाएगा इस वाक्य में? कर्ता हो जा ओ सॉरी कर्म हो जाएगा। ठीक। कौन पीटा? अभी इससे पहले मैंने बताया था, कौन लगाकर जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्ता होगा। कौन पीटा? सुरेश। तो ये कर्ता हो जाएगा। अब देखिए, इतना याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही कारक होता है। एक सेंटेंस में कई सारे कारक आते हैं। सुरेश में कर्ता कारक है, महेश में कर्म कारक है, तो इसी सेंटेंस में दो हैं। ठीक। लेकिन अगर पूछे ओवरऑल सेंटेंस में कौन सा कारक है, तो सबसे बड़े वाले की तरफ बढ़ जाते हैं, कर्म कारक हो जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये तो लगा हुआ है को। यहां पर देखिए को लगा हुआ है, तो एक तो एग्जाम्पल हो गया कि को कब लगा हुआ है। यहां पर को लगा है। ठीक। इसको मैं रेड पेन से सर्कल करता हूं तो ज्यादा बेहतर आएगा समझ में। यहां पर देखिए, यहां पर को लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें को नहीं लगा होगा। जैसे यही एग्जाम्पल, सुरेश सुरेश पत्र लिखता है। सुरेश पत्र लिखता है। अब यहां पर आप देखेंगे, सुरेश पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक होगा? अब सुरेश पत्र लिखता है, यहां पर भी देखो, सबसे पहले क्रिया आप पहचानो। क्रिया कौन सी है इस सेंटेंस में? लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। तो ये क्या हो गया? पत्र हो गया कर्म। अच्छा, अगर पूछें किस प्रकार का कर्म है, तो क्या से उत्तर मिला है, तो ये प्रत्यक्ष कर्म है। और देखो, पत्र निर्जीव होता है, यहां पर ये वाली बात आपकी सिद्ध हो रही है। इधर देखो, किसे पीटता है? महेश को। महेश कौन सा है? किसे से उत्तर मिला, और महेश सजीव है या अप्रत्यक्ष कर्म है कह सकते हो आप। तो यहां पर ये दोनों बात भी प्रूफ होती है कि प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होगा और अप्रत्यक्ष सजीव होगा। अगर आपका उत्तर कहीं किसी तरीके से सजीव और निर्जीव नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप गलत हैं, उसको सही करिए। ठीक। इसमें देखिए, इस सेंटेंस में को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, इसमें को नहीं आया हुआ है। सुरेश पत्र लिखता है वाले।
ठीक, कौन लिखता है? सुरेश, तो सुरेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो ये थे कर्ता कारक और कर्म कारक। ठीक, अभी 1 मिनट, मैं एक चेक कर लेता हूँ क्लास। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड से इसको बार बार एक चेक करना पड़ता है, क्योंकि पिछली क्लास मैंने रिकॉर्ड करी और उसमें वीडियो थोड़ा पुश हो गया, तो उसकी वजह से वो पूरी क्लास मुझे डिलीट करनी पड़ी और एक लगभग 1 घंटे की मेहनत खराब गई। इसलिए बार बार देख लेते हैं कि सारा कुछ टेक्निकल काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कर्म कारक। अब देखते हैं कर्म कारक, ये तो आपने पहचान लिया। अब कर्म कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, एक बारी ये देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप जो भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कर्म कारक कहाँ कहाँ पर होगा, हेडिंग वही रहेगी अभी, कर्म कारक ही। देखिए पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि समय के निश्चित बिंदु के साथ, निश्चित बिंदु के साथ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, निश्चित बिंदु के साथ कर्म कारक होता है, कर्म कारक होता है। अब वो निश्चित बिंदु क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई दिन दे रखा हो, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, क्या लिखा, मंगलवार, ये सब मान के चलो कोई दिन दे रखा हो, कोई समय दे रखा हो 2 बजे, जैसे कह दिए 2 बजे, ठीक, या कह दिए सुबह, शाम, ठीक, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, मैं जैसे कहूं, मैं सोमवार को, सोमवार को घर आऊंगा, मैं सोमवार को घर आऊंगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा को लगा हुआ है, आसानी से आप पहचान सकते हो। अभी बाद में देखेंगे कि ये जो कर्म कारक वाला विभक्ति चिन्ह है को, और संप्रदान वाला को, उसमें अंतर क्या है। जब मैं संप्रदान पे पहुंचूंगा तो इन दोनों की कंपेयर करके बताऊंगा। फिलहाल ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे वह 8 बजे, 8 बजे स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। दिक्कत अब आपको आएगी इस वाले सेंटेंस में। यहां पर देखिए को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, तो अगर आप विभक्ति चिन्ह पहचान करके टिक कर रहे हो ऑप्शन, तो यहाँ गलत हो सकता है। 8 बजे समय का निश्चित बिंदु दे रखा है, और अगर इस टाइप से कोई समय दे रखा है तो वहां पर कर्म कारक होता है। ठीक, तो इस सेंटेंस में कर्म कारक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका वो है करण कारक। करण कारक, करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को या फिर के लिए। कर्म कारक वाले को और संप्रदान, को तेरी उल्टा लिख दिए, ये तो संप्रदान वाला लिख गए। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। यहां पर लिखते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, से हो जाएगा, या फिर के द्वारा, के द्वारा, या के जरिए, के जरिए, या कह सकते हैं कि अ, की सहायता से। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक, इतने ही आप याद रखिए, से या के द्वारा या के जरिए, ये सब हो सकता है। करण कारक होता क्या है, तो इसकी परिभाषा अगर देखें, परिभाषा तो ये हो जाएगी, कर्ता, कर्ता
जिस साधन की सहायता से जिस साधन की सहायता से क्रिया को संपादित करता है, संपादित करता है, वो क्या होगा? वो हो जाएगा करण कारक। मतलब जिसकी सहायता से कर्ता कोई काम करे। जैसे वही चीज पिछला एग्जाम्पल था, सुरेश कलम से पत्र लिखता है, सुरेश कलम से पत्र लिखता है। अब देखिए इस सेंटेंस में देखते हैं कौन कौन सी चीजें क्या है। सबसे पहले तो आप पहचानोगे क्रिया। तो वाक्य में क्रिया है, क्रिया के साथ लिखता है, क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो कर्ता मिलेगा। कौन लिखता है? सुरेश। सुरेश क्या हो गया? वाक्य में कर्ता हो गया। इसको मैं पेन चेंज करके लिखता हूं। सबसे पहले तो आपको पहचानना है क्रिया। क्रिया कैसे पहचानेंगे? वाक्य में कौन सा काम हो रहा है। काम हो रहा है लिखने का, तो लिखना क्या हो जाएगी? क्रिया। अब क्रिया के साथ कौन लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो होगा कर्ता। कौन लिखता है? सुरेश। तो सुरेश, सुरेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक। क्या लिखता है? पत्र। तो क्या से जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होता है, तो पत्र क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा कर्म। किससे लिखता है? ठीक। या किसकी सहायता से लिखता है? कलम की सहायता से। तो कलम क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। कलम, कलम क्या हो गया? करण कारक हो गया। तो ये तीन चीजें हैं इसमें। पिछली जो तीनों मैंने बताई अभी तक, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, वो तीनों एक सेंटेंस में मैंने लिख दिया। ठीक। तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि वाक्य में कौन से शब्द में कौन सा कारक है। ठीक। तो ये तो हो गया करण कारक का। अभी एक दो टाइप से क्वेश्चन और आपके बनते हैं। जैसे करण कारक होगा कहाँ कहाँ पे। ठीक। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक। मैं इरेज कर रहा हूं। करण कारक हेडिंग यही रहेगी, करण कारक। करण कारक प्रयोग कहां पर होगा? पहला तो होगा साधन के अर्थ में, साधन के अर्थ में, साधन के अर्थ में यहां पर होता है करण कारक। एग्जाम्पल के लिए साधन, साधन होता क्या है? साधन मतलब जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? साधन। अब जैसे वह साइकिल से, साइकिल से स्कूल जाता है। तो जाने की क्रिया में कौन सहायता कर रहा है? साइकिल। कार्य का संपादन किससे हो रहा है? साइकिल। तो साइकिल क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा होता है साधक के अर्थ में। दूसरा क्या होगा? साधक के अर्थ में, साधक के अर्थ में। साधक कौन होता है? साधक होगा जो कार्य करेगा, वो होता है साधक। ठीक। तो इसमें देखा होगा कभी कभी जब आप वाच्य पढ़ते हैं तो तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन प्रकार के होते हैं। भाववाच्य में जहां पर आप देखेंगे वहां पर करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक। या कर्मवाच्य में जब वाक्यों को बदला जाता है वहां पर भी करण कारक आ जाता है। मतलब तृतीया विभक्ति में चला जाता है कर्ता, और तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है, से या के द्वारा लगा दिया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा हो, मुझसे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो यहां पर मुझसे जो है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो, तृतीया विभक्ति में। या मुझसे हिंदी या मुझसे अंग्रेजी या मुझसे गणित नहीं पढ़ा जाता, यहां पर। ठीक। तीसरा जो होगा वो होगा पहचान के अर्थ, पहचान के अर्थ में, पहचान के अर्थ में। पहचान के अर्थ में कैसे होता है? जैसे वह जटाओं से, वह जटाओं से तपस्वी, तपस्वी दिखता है।
मतलब जब किसी की आप वेशभूषा, हुलिया, ये सब देख करके अगर आप निर्धारित कर लें कुछ उसके बारे में, अवधारणा बना लें, तो वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक। तो जटाओं में क्या हो जाएगा, करण कारक होगा, क्योंकि पहचान के अर्थ में बता। ठीक। तो ये तीन चार जगह कुछ ऐसी हैं जहां पर करण कारक का प्रयोग होता है। सिंपली आप ये पहले से जानते रहोगे, लेकिन मुझे लगता है ये दो चीजें आपको कुछ लोगों को नहीं पता चली होंगी, दूसरा और तीसरा वाला point। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा आप ध्यान में रख के फिर चलेंगे। तो ये तीन कारक हो गए। बाकी के बचे हुए पांच कारक, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। चार कारक यहाँ पर मैं कर सकता था, क्योंकि आठ कारक हैं, चार चार करके दो पार्ट बन जाते। लेकिन कारक चैप्टर से जो पहले आपको कारक स्टार्ट करने से पहले जो समय लगा कारक के बारे में बताने में, तो वो मैं मान के चलता हूँ तीन कारक इस वाले में, और आगे पांच कारक अगले वाले पार्ट में मैं कवर कर लूंगा। ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो थोड़ा मुझे भी कंटिन्यू बोलने में समस्या हो जाती है, क्योंकि जो चीजें सामने होती हैं, अगर स्टूडेंट सामने होता है तो ज्यादा बेहतर मैं उसको समझा सकता हूँ। तो आप भी बोर ना हो बिल्कुल। तो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आपको उसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आउटलुक की टीम आपके साथ पूरे जोर शोर से लगी हुई है। जो भी दिक्कतें आए, जो भी समस्याएं किसी विषय से संबंधित, आप किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, वो चाहे जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो, हिंदी की ही नहीं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की देख रहे हो, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई टीचर देखता भी है कमेंट, तो वो दूसरे वाले टीचर को जरूर इन्फॉर्म कर देगा कि ये चीज पूछी जा रही है। तो पूरी टीम लगी हुई है आपके साथ, आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। ठीक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए और एकदम मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी रही ये कमेंट जरूर करिएगा।